द ब्लैक पेज ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अतीक अहमद में अब तक आप लोगों ने जाना अतीक के इस कहानी में चांद बाबा का किरदार। आइए अब जानते हैं अतीक के अपराध का आगे का सफर। चांद बाबा की मौत के बाद धीरे धीरे एक एक करके उसकी पूरी गैंग खत्म कर दी जाती है। कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं और कुछ अपनी जान बचाने के लिए अतीक के पाले में आ जाते हैं। और इसके साथ ही इलाहाबाद में अतीक के आतंक का वह दौर चालू हुआ जो बहुत ही भयावह था। ऐसा दौर जिसमें अतीक को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। अतीक का खौफ, उसका आतंक और उसकी ताकत इतना बढ़ चुकी थी कि रेलवे से लेकर कोयला, कोयला से लेकर सरकारी ठेके सब अतीक के थे। सरकारी ठेकों के साथ साथ अब शहर और शहर से सटे गांवों की जमीन भी धीरे धीरे अतीक की तरफ खिसकने लगी थी। बदलते वक्त के साथ एक तरफ इलाहाबाद का संगम तट प्रदूषित हो रहा था और दूसरी तरफ अतीक शहर को गंदा कर रहा था। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। वक्त ने उसका ऐसा खौफ पैदा किया कि चुनाव में अतीक के खिलाफ खड़े होने से लोग डरने लगे। नतीजा ये हुआ कि 1989 के बाद 91 और 93 का भी चुनाव जीतकर अतीक लगातार तीसरी बार विधायक बना। तब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की मिलीजुली सरकार बनी, मगर ठीक 2 जून 1995 को बसपा सुप्रीमो कांशीराम ने मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह गुस्से में आ गए। उधर मायावती लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी कुछ बाहुबलियों ने अचानक स्टेट गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। वो मायावती को डरा धमका करके विधायकों को सपा के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मायावती की जान खतरे में थी। बड़े मुश्किल से मायावती को गेस्ट हाउस से बाहर निकाला गया। बाहुबलियों के इस फौज में एक नाम अतीक अहमद का भी था। बाद में अपने ऊपर हमला करने वाले ज्यादातर लोगों को मायावती ने माफ कर दिया, सिवाय अतीक अहमद के। इस घटना के बाद अतीक अहमद की सपा के साथ नजदीकियां बढ़ी और 1996 में वह सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। चकिया के लोग बताते हैं कि अतीक को 2 ही चीजों का शौक था, पहली विदेशी गाड़ियां और दूसरा हथियार। दर्जनों विदेशी गाड़ियां अब उसके काफिले में आ चुकी थी, लेकिन अब उसे बढ़ाना था अपने प्रभुत्व का काफिला। इसी बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते 2004 में वह फूलपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा लोकसभा का और संसद पहुंच गया। सोचने वाली बात है, 2004 से पहले जिस फूलपुर के लोगों ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, नेहरू और बीपी सिंह के रूप में, उसी फूलपुर के लोगों ने आज देश की सबसे बड़ी पंचायत को दिया एक अपराधी, एक माफिया। बहरहाल इलाहाबाद पश्चिमी की उसकी विधानसभा की सीट खाली हो चुकी थी, लिहाजा अतीक ने अपने भाई खालिद उर्फ अशरफ को सपा के टिकट पर मैदान में उतारा और उसे चुनौती दे रहे थे बसपा के टिकट पर राजू पाल, जो कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। उस समय राजू पाल पर 25 मुकदमे थे, वह भी एक अपराधी ही था। कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव हुआ। राजू पाल 4000 वोटों की मार्जिन से चुनाव जीतकर विधायक बन चुका था। अतीक का भाई अशरफ चुनाव हार चुका था। इलाहाबाद पश्चिमी की वह सीट जिस पर 1989 से लेकर अब तक अतीक अहमद का कब्जा रहा, उसने राजू पाल के रूप में अपना एक विकल्प ढूंढ लिया था। अतीक अहमद को यह विकल्प मंजूर नहीं था, उसे यह हार बर्दाश्त नहीं थी। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बने। अगले महीने यानी नवंबर में उनके ऑफिस के बाहर बमबाजी और फायरिंग हुई। किस्मत अच्छी थी कि राजू पाल बाल बच गए। 1 महीने बाद यानी दिसंबर में फिर राजू पाल के गाड़ी पर हमला किया गया। किस्मत इस बार भी राजू पाल के साथ थी और इस बार भी राजू पाल बच गए। अपने ऊपर हुए लगातार 2 हमलों से राजू पाल थोड़ा सहम गए और उन्होंने सांसद अतीक पर अपने ऊपर जान से हमले का आरोप लगाया। सामना ये इन लोगों की प्लानिंग थी, पहले ही से इन लोग बैठे हुए थे। अब हम लोगों को कोई जानकारी थी नहीं कि ऐसा होगा हमारे साथ। आपकी गाड़ी देखते हैं उन्होंने? हम बस गाड़ी देखी, तुरंत फायरिंग शुरू हो गई। कितने लगभग फायरिंग हुई? अरे फायरिंग तो 50 फायर हुए होंगे। तो कौन लोग हैं वो, किनको क्या मानते हैं आप? कौन लोग हैं? रंजिश रही है क्या कि राजनीतिक वो है? राजनीतिक यही फूलपुर सांसद करवा रहा है पूरा। कौन? अतीक अहमद। दिसंबर के बाद जनवरी आती है। राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से धुमनगंज की तरफ जा रहे थे अपनी टोयोटा क्वालिस गाड़ी से।
गाड़ी नेहरू पार्क के पास पहुंची। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सामने से एक स्कॉर्पियो आई और तड़ातड़ फायरिंग चालू हो गई। पूरा इलाका बम और गोलियों से गूंज उठा। राजूपाल खून से लथपथ थे। फायरिंग करने वाले फरार हो गए। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजूपाल को टेम्पो पे लादा और हॉस्पिटल की तरफ भागे। फायरिंग करने वालों को लगा कि राजूपाल अब भी जिंदा है। टेम्पो को घेर कर एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई। लगभग 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया। अंत में जब राजूपाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे तो 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। 9 दिन पहले राजूपाल और पूजा पाल की शादी हुई थी। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी ठीक से उतरी भी नहीं थी कि उससे पहले उसके मांग से सिंदूर उतर गया। पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, आबिद और फरहान समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। अतीक के मुंह तो जैसे खून लग चुका था। 1989 में चांद बाबा हत्याकांड, 2002 में नसन हत्याकांड, 2004 में बीजेपी लीडर अशरफ की हत्या और फिर 2005 में राजूपाल हत्याकांड। इसके अलावा न जाने कितने अपराध, हत्या, फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग, जमीन का कब्जा, जिनकी संख्या का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, क्योंकि पीड़ित की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह अतीक अहमद के खिलाफ मुंह भी खोलता। राजूपाल की हत्या के बाद बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ की, हंगामा किया, लेकिन उसके बावजूद भी अतीक अहमद सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी में बना रहा। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। सपा ने अशरफ को फिर से मैदान में उतारा। लोग बताते हैं कि पूजा पाल अपने हाथों की उतरी हुई मेहंदी दिखा करके रोने लगती थी, लेकिन अतीक का खौफ इतना था कि पूजा पाल के आंसू काम नहीं आए और अशरफ चुनाव जीत गया। लेकिन यह जीत अतीक परिवार के राजनीतिक पतन की पहली शुरुआत थी। सन 2007 में फिर से चुनाव हुआ। अशरफ और पूजा पाल फिर से एक बार आमने सामने थे, लेकिन इस बार पूजा पाल ने अशरफ को पछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त होना शुरू हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। उसके अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित करते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस आई और दिल्ली के प्रीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से अतीक को ले गई और जेल में डाल दिया। साल आता है 2012। यूपी में आते हैं विधानसभा चुनाव। अतीक खुद पूजा पाल के सामने उतरा, लेकिन पूजा पाल ने इस बार फिर अतीक अहमद को पछाड़ दिया। पूजा पाल फिर विधायक बन चुकी थी। अतीक अहमद चुनाव हार चुका था। राज्य में फिर सपा की सरकार बनी। अतीक ने फिर अपनी हनक बनाने की कोशिश की। दिसंबर 2016 में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी की लिस्ट जारी होती है। अतीक अहमद को कानपुर के कैंट से उम्मीदवार बनाया जाता है। 22 दिसंबर को अतीक अहमद लगभग 500 गाड़ियों के साथ कानपुर पहुंचा। मीडिया में खूब हो हल्ला मचा। ऐसा काफिला कि लोग सहम गए। दरअसल यह काफिला नहीं, अपनी ताकत का प्रदर्शन था। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फरवरी 2017 में अतीक फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। तारीख 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, प्रयागराज का धुमनगंज इलाका। शाम के 5:30 बजे यह इलाका गोलियों और बमों से गूंज उठा। बारूद का धुआं छटा तो पता चला कि हमला राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल पर हुआ था। इस मामले की आखिरी सुनवाई 27 फरवरी 2023 को होनी थी, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले उमेश पाल पर हमला हो गया। उमेश पाल पर हुआ हमला इतना भयावह था कि सीसीटीवी की फुटेज आई तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। 24 घंटे के अंदर उमेश पाल की हत्या का मामला
इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक गूंजने लगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव व सीएम योगी आदित्यनाथ में जमकर बहस हुई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही। पर विडंबना देखिए कि लगभग 4 दशक के आपराधिक इतिहास वाले अतीक अहमद को उमेश पाल की हत्या तक एक भी मामले में सजा नहीं मिली थी, और यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र में खामियां कहाँ हैं। एफआईआर दर्ज होती है तो जांच नहीं होती, जांच होती है तो पैरवी नहीं होती, पैरवी होती है तो गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलती, और फिर एक दिन खबर आती है कि आखिरी बहस से पहले एक और गवाह को उमेश पाल की तरह शांत करा दिया जाता है। प्रशासन का चाबुक अतीक पर पूरी तरह से चलता उससे पहले ही अतीक की ही मानसिकता वाले 3 लोग अतीक के ही इलाके में, अतीक के ही स्टाइल में अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस के सामने, पुलिस की सुरक्षा में, मीडिया के कैमरों के सामने गोलियों से छलनी कर देते हैं। अतीक नाम की बीमारी का अंत तो हुआ, लेकिन यह अंत अगर संवैधानिक ढंग से हुआ होता तो काफ़ी बेहतर होता, लोगों को सुकून महसूस होता। बहरहाल आज के एपिसोड में बस यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।